मैं यहाँ पे बाकी चैनलों की तरह ये नहीं कहूँगा आपसे कि बिल्कुल डिटेल नोट्स बनाओ, बिल्कुल ये करो, एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है। जो बच्चों के साथ होता है प्रैक्टिकल बात करेंगे, थ्योरेटिकल बात नहीं करेंगे। जो बच्चों के साथ होता है वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। सो हेलो एवरीवन, क्या हुआ? एनर्जी नहीं थी तो मजा नहीं आया? नहीं। चलो दोबारा कर लेते हैं। सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सक्सेस पॉइंट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होंगे। पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? बढ़िया नहीं। तो मजाक को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे 3 महीने के अंदर एसएसटी में फुल सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, यानी कि फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, और अगर पढ़ा भी है तो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए जो आपके 80 नंबर तय हो रहे हैं उसे 100 तक ले जाने के लिए, ठीक है। अब देखो, कई लोगों ने हवा बना रखा है कि भाई कि अरे कोई नहीं, बिन आ जाते हैं 95 नंबर तो आराम से। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ नहीं होता। अबे यार, शुरू में ऑब्जेक्टिव एग्जाम आते हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर आता है, मतलब शुरू में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, उन्हें कैसे अटेम्प्ट करोगे अगर पढ़ोगे नहीं तो। और सब्जेक्टिव में तो चलो कुछ भी लिख दो, मार्क्स मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव में ऐसा नहीं होता। तो इसलिए वो पहले का ज़माना था जब बिन पढ़े मार्क्स आ रहते थे। अब के ज़माने में मेरे को नहीं लगता कि बिन पढ़े मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि 100 मार्क्स लाना ज़्यादा मुश्किल है। हाँ, लेकिन अगर मुश्किल नहीं है तो आसान भी नहीं है, ये बात मैं आपको बता दूं। हम यहाँ पे टारगेट करेंगे 100 मार्क्स। मैं आपसे ये नहीं कर रहा कि आप 99 लाओ, मैं आपसे ये नहीं कर रहा आप 98 लाओ, 98, 99 का हम टारगेट नहीं कर रहे। हम टारगेट करेंगे 100 मार्क्स को, तब जाके हो सकता है हमारे 98 या 99 रहे, ठीक है। तो आपको टारगेट करना है 100, ठीक है। कम का टारगेट नहीं करना है इससे कि 95 आ जाए, सही है ना। 100 का टारगेट करो। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको किसी भी चैप्टर में कैसे कैसे स्टार्टिंग करनी है, ठीक है। देखो, पहली चीज़ आपको क्या करना है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपने कोई भी चैप्टर उठाया, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने हिस्ट्री का पहला चैप्टर उठाया, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। तो उसमें आप क्या करेंगे? उसमें आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे, पहले आप देखेंगे ऑनलाइन लेक्चर उसके। सबसे पहले आपको ये करना है, ऑनलाइन लेक्चर देखने हैं। और मेरे को लगता है मैक्सिमम लोग अब यही करते होंगे। कहाँ से? यूट्यूब से, ठीक है। यूट्यूब से देखते हैं। आप मेरे भी देख सकते हैं। जो मैंने पहले जो हिस्ट्री का चैप्टर है वो अपलोड कर रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, मेरे लेक्चर भी हैं। और जिस चैप्टर के नहीं हैं उसके मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपके बोर्ड एग्जाम तक। तो आपको सबसे पहले देखना है ऑनलाइन लेक्चर। सबसे पहले एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, ये देखने हैं। इससे आपको स्टोरी समझ में आ जाएगी, ठीक है। मैं आपको स्टोरी के रूप में ही बताऊंगा, या फिर आपको अगर मेरा पसंद नहीं आया तो आप किसी का भी देख सकते हैं। यार, यूट्यूब पे रिश्तेदारी थोड़ना है, ये पसंद नहीं आया तो दूसरे पे जाओ, दूसरा पसंद नहीं आया तो तीसरे पे जाओ। कई लोग हैं यहाँ पे, तो ठीक है। तो ऑनलाइन लेक्चर आपको सबसे पहले देखने हैं, उससे आपको स्टोरी समझ में आएगी। दूसरी बात करते हैं, उसके बाद क्या करना है आपको, ठीक है। ऑनलाइन लेक्चर देख लिया आपने, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल हम, तो आपने उसको ऑनलाइन लेक्चर देख लिया, ठीक है। या तो वन शॉट देख लो या फिर पार्ट्स में हो तो वो देख लो, ठीक है। उसके बाद आपको करनी है बच्चों एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी पढ़नी है उसके बाद हमें। अब कहोगे, तुम तो कहोगे कि ये तो सब बताते हैं, इसमें क्या नया है? अभी बताऊंगा क्या नया है, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़नी है। क्या बिल्कुल डिटेल में लाइन बाय लाइन ऐसे छान के पढ़नी है? नहीं। एनसीईआरटी मतलब डिटेल में तो पढ़नी है, लेकिन ये नहीं कि अब कुछ बच्चे होंगे स्टार्टिंग में 10th में जोश था भाई, 10 बार एनसीईआरटी पढ़ डाली, 3 4 बार अपने नोट्स रिवाइज कर डाले, नोट्स लंबे चौड़े बना के लिख दिए। लेकिन अब जोश आते आते ठंडा हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो उस जोश को ठंडा नहीं करना, बनाए रखना है। बस 3 महीने और हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी पढ़नी है, एक बार पढ़ो एनसीईआरटी, ठीक है। केवल एक बार पढ़ो एनसीईआरटी, और जब आप रिवाइज करोगे तब पढ़ सकते हो, ठीक है। एनसीईआरटी केवल एक बार पढ़ो, मतलब ओवरव्यू ले उसका पढ़ के, ठीक है, जिससे आपको कि स्टोरी समझ में आ जाए, आप रिलेट कर पाओ, ठीक है। अगर ऑनलाइन लेक्चर में किसी ने कोई पॉइंट छोड़ दिया तो आप उसे यहाँ से पढ़ लो। ये आपको मतलब इसलिए आपको एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए। अब देखो, तीसरे नंबर पर आपको क्या करना है। तीसरे नंबर पे आपको बनाने हैं नोट्स। अब फिर से तुम कहोगे कि भाई नोट्स तो हर कोई बनाता है, नोट्स बनाने हैं, इसमें क्या नया है? तो अभी बताऊंगा क्या नया है, ठीक है। नोट्स बनाने हैं। अब देखो, फॉर एग्जांपल हमने बात करी है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की। अब कई बच्चे क्या करेंगे इसमें स्टार्टिंग में, भाई हर एक चीज़ जैसे यहाँ पे लिखा है ना, सबकी पहली लाइन लिखी है इसमें राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में। इन 1848 फ्रेडरिक सेरू फ्रेंच आर्टिस्ट प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4
प्रिंस विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ वर्ल्ड मेड ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स एज ही कॉल्ड देम। तो क्या करेंगे, यही डिट्टो लाइन छाप देंगे, मतलब पूरी एनसीईआरटी की एक एक लाइन लिख डालेंगे, उसमें नोट्स को कम से कम 10-12 पेज का कर देंगे। ये नहीं करना है, इससे कोई फायदा नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे आपसे कई लोग कहते होंगे कि बिल्कुल डिटेल नोट्स बनाओ। मैं यहाँ पे बाकी चैनलों की तरह ये नहीं कहूँगा आपसे कि बिल्कुल डिटेल नोट्स बनाओ, बिल्कुल ये करो, एनसीईआरटी पढ़ो। ठीक है, जो बच्चों के साथ होता है प्रैक्टिकल बात करेंगे, थ्योरेटिकल बात नहीं करेंगे। जो बच्चों के साथ होता है वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो देख, मैंने आपको बता दिया भाई, नोट्स ऐसे नहीं बनाए, नोट्स ऐसे बनाओ जैसे कि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है आपका, है जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हेडिंग डालो, 5 पॉइंट लिखो कि अगर फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया तो मैं ये 5 पॉइंट लिख के आ जाऊंगा या फिर आ जाऊंगी। ठीक है, उसके बाद भाई नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में कुछ अच्छी बातें लिखनी है, वो लिख लो कि नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में ये 3 बातें हैं, उसने सिविल कोड लाया, ये कुछ बातें हैं, तो उसके बारे में लिख लो कि अगर सिविल कोड का क्वेश्चन आ गया तो मैं ये 3-4 पॉइंट्स लिखाऊंगा या लिखवाऊंगी। ठीक है, और फिर अगला टॉपिक पे आ जाओ, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें मतलब जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीजें लग रही हैं उन्हें हेडिंग डालो, 5 पॉइंट लिखो, हेडिंग डालो, 5 पॉइंट लिखो। ये होते हैं नोट्स जिसको आप एंड टाइम पे, लास्ट टाइम पे यानी कि ऐसे खोल खोल के रिवाइज कर सको। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता कि यार कैसे कैसे नोट्स बनाओ, तो यार जो आपके ऑनलाइन लेक्चर्स हैं वो भी आपको नोट्स देते हैं, वो नोट्स से तो पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी से तो मतलब नहीं पढ़ाते, तो इसलिए आप उनके नोट्स भी देख सकते हैं। ठीक है, मैं भी नोट्स बनवाता हूँ, तो आपको नोट्स बनाने हैं और मैंने आपको बता दी कैसे कैसे बनाने हैं, पूरी एनसीईआरटी नहीं छापनी उसमें। ठीक है, और जैसे कि आपको कुछ एनसीईआरटी, आपकी एनसीईआरटी है, ठीक है, एनसीईआरटी में कुछ लिखा हुआ है, बहुत सारी चीज लिखी रहती है एनसीईआरटी में, आपको जो इंपॉर्टेंट लगे। ठीक है, और नोट्स ना आपको बनाने हैं सब्जेक्टिव पेपर के लिए, नोट्स कभी भी ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए नहीं बनते बच्चों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर में वो कहीं से भी क्वेश्चन दे सकते हैं। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं वो कहीं से भी आ सकते हैं, हमें क्या पता कहां से आ रहे हैं। ठीक है, जो आपके नोट्स बनेंगे वो केवल बनते हैं, इसलिए तो मैंने कहा कि 5 पॉइंट लिखो। क्यों? क्योंकि सब्जेक्टिव में अगर आ गया तो आप 5 पॉइंट लिख के आओगे उसमें। ठीक है, और अगर 3 नंबर का आ गया तो 3 लिखिए ना। आपको ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करना है, जो जो इंपॉर्टेंट लाइन लगे उसे करना है अंडरलाइन। जब मैंने आपको बताया था ना एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगे कि हाँ ये 1 मार्क्स में आ सकता है, उसे करना है अंडरलाइन। ठीक है, चलिए मैंने आपको बता दिया, नोट्स बनाना है आपको सब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए आपको एनसीईआरटी में अंडरलाइन करनी है। चौथी चीज जो आपको बतानी है, वेरी इंपॉर्टेंट, कई लोगों को शायद ना पता हो और कई लोगों को पता भी होगा, माइंड मैप्स। माइंड मैप क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत काम आते हैं, मेरे खुद के भी काम आए थे इसलिए मैं बता रहा हूं। माइंड मैप में आप क्या करोगे, एक A4 शीट लेना। ठीक है, एक A4 शीट ये रही मेरी लैंडस्केप व्यू में। ठीक है, मैंने ले ली एक A4 शीट। इस पर आप क्या करेंगे, हमारा चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, आपका तो पेपर होगा और पेन होगा तो आ जाएगा आराम से। छोटा छोटा लिखना, बड़ा बड़ा नहीं, और इतना भी छोटा नहीं कि वो बिल्कुल पढ़ने का मन ही ना करे। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। फिर आपको क्या करना है, इसमें आपको ऐसे करके एक टॉपिक लिखना है, उसके बारे में छोटे छोटे करके कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखनी है। ठीक है, दूसरा टॉपिक आपको ऐसे लिखना है, फिर कुछ बातें लिखनी है। ठीक है, फिर तीसरे टॉपिक में एरो ऐसे बना लो, थोड़ा अच्छा सा लगेगा देखने में, ऐसा होता है। ठीक है, अब अगर आप पे ये चीज़ नहीं बनेगी, अगर आप ये एक पेज पे बना लोगे, पूरा चैप्टर कवर करना है इसमें। ठीक है, तो जैसे कि मान लो आपको लास्ट में कुछ रिवाइज करना हुआ, आपको लास्ट में रिवाइज करना हुआ, तो आप पूरी एनसीईआरटी तो पढ़ने नहीं बैठोगे या फिर पूरा ऑनलाइन लेक्चर तो देखने नहीं बैठोगे, इसे उठाओ 5 मिनट में चैप्टर रिवाइज करो। ठीक है, तो ये माइंड मैप्स बनाना है, बहुत जरूरी है, बहुत काम आते हैं। ऑब्जेक्टिव में तो वैसे भी बहुत काम आने हैं आपके ये। ठीक है, ये आपको बनाने हैं। अगर आपको ये बनाने नहीं आते तो ये भी मैं देता हूँ भाई, तुम्हारा भैया तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हें नोट्स भी दूंगा और माइंड मैप भी दूंगा, हर उसके चैप्टर के, हर चैप्टर के मैं अपने डिस्क्रिप्शन में देता हूँ लिंक। ठीक है, चलिए, और भी मैं बहुत कुछ दूंगा आपको, मैं बताता हूँ कैसे। इसके बाद आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया, पहले आपको लेक्चर देखना है, फिर एनसीईआरटी पढ़नी है एक बार। ठीक है, फिर नोट्स बनाने हैं। नोट्स ये नहीं कि पूरी किताब भर दी, केवल 3 या 4, मैक्सिमम 4 पेज के नोट्स होने चाहिए। ठीक है, मैंने आपको कैसे बताया था कि एक टॉपिक 5 पॉइंट, एक टॉपिक 5 पॉइंट। ठीक है, माइंड मैप्स हो गया हमारा, मैंने आपको माइंड मैप बता दिया, हर चैप्टर के बनाने हैं आपको। और देखो और क्या है, और है हमारा 5वां, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्यों? क्योंकि आने हैं। ये क्या बात हुई, क्यों? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहां से मिलेंगे भैया? तो यार फिर से तुम्हारा भैया है तुम्हारे साथ, मैं आपको हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करता हूं और फ्री प्रोवाइड करता हूं, ऐसे नहीं कि पैसे लूंगा मैं आपसे। ठीक है, जो भी इस चैनल पे रहेगा वो फ्री ही रहेगा। छठी चीज, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि जो पिछले साल ना बच्चे जो मेनली डर रहे थे, क्योंकि उनके शुरू के 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आने थे, मेनली मार्क्स वहीं कटते हैं। जो 100 में से 99, 98, 99 या फिर 98 पे रह जाते हैं ना,
वो इन्हीं की वजह से रह जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा ना हो आपसे, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि कई बार ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लिमिटेड होते हैं। ठीक है, तो वो वही आ जाते हैं सेम टू सेम जो आपने करे हुए हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी है कम से कम एक चैप्टर में, कम से कम यार आपको मेरे हिसाब से 30 तो करने चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम तो आप 100 तक कर लो, लेकिन मिनिमम 30 करने चाहिए, 30। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे? ठीक है, ओके। नेक्स्ट आती है बच्चों लास्ट चीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये कहां से मिलेंगे? फिर से वही चीज, तुम्हारा भैया है तुम्हारे साथ, हर चैप्टर के मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब तो यार सब सोच के बैठे थे कि ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा, सैंपल पेपर आते ही सबकी बोलती बंद हो गई कि भाई नहीं सब्जेक्टिव इंक्लूडेड है इसमें। ठीक है, तो आपको करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बोथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। कहां से मिलेंगे? ठीक है, मैं हूं यहाँ पर, मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ अपनी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी वीडियो का लिंक है। ठीक है, आप वहां से देख सकते हैं। मैंने अभी तक केवल एक चैप्टर पढ़ाया है एसएसटी में, मैं आपको एसएसटी के साथ साथ मैथ्स और साइंस भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, ये भी बता दिया मैंने आपको। ठीक है, मैंने आपको ये 6 चीज बताई है। पहले आपको ऑनलाइन लेक्चर देखना है किसी भी चैप्टर का, उसके बाद आपको उसकी एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बातों को अंडरलाइन करना है। अब ऐसे नहीं कि पूरी एनसीईआरटी को अंडरलाइन करके बैठ गए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। ठीक है, नोट्स बनाने हैं किसके लिए? सब्जेक्टिव पेपर के लिए। एक टॉपिक अच्छा लगा लिखो 5 पॉइंट, एक टॉपिक अच्छा लगा लिखो 5 पॉइंट। ठीक है, माइंड मैप बनाने हैं, ये रहे माइंड मैप, अगर नहीं बन रहे तो ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं आपको, कम से कम 30 प्रैक्टिस करने हैं, उसके बाद आप मैक्सिमम कितने भी कर सकते हैं वो आपके ऊपर है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, मतलब करने हैं। अगर ये 6 चीज आपने कर ली किसी भी चैप्टर में, तो बताओ आपसे क्वेश्चन क्यों नहीं बनेगा, क्वेश्चन आपसे क्यों नहीं होगा? आप मुझसे ये रीजन दो, अगर आपने ये चीज ढंग से कर ली तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपसे क्वेश्चन ना हो। ठीक है, और बोर्ड में है ना कई चीज ऐसी होती है, अगर आपके 70% मार्क्स, ये आ नहीं रहा होगा, शायद आ रहा होगा तो भी यहाँ पे लिख देता हूँ, आपके 70% मार्क्स डिपेंड करते हैं मेहनत पे, और 30% मार्क्स डिपेंड करते हैं प्रेजेंटेशन पे। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन कैसे इंप्रूव करनी है ये मैं आपको बताऊंगा किसी और वीडियो में। ठीक है, और देखो यहाँ पे लिखा है मैंने 3 मंथ्स, तो मैंने तो ये बता दिया, 3 मंथ कहाँ आया इसमें? तो 3 मंथ के लिए एक मैं अलग सी वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको, जैसे ये चैप्टर है आपका कोई भी, जैसे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप लिया है हमने, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप लिया है हमने, तो उसमें आपको कुछ, जैसे मान लो आपने वो चैप्टर शुरू किया, ठीक है, तो आप उसे मान लो कुछ फॉर एग्जांपल 5 दिन दे रहे हो, 5 डेज। ठीक है, तो 5 दिन में आप ऐसा कर सकते हो, पहले दिन ये, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये, चौथे दिन ये, और ये 5वें दिन ये, आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा ये चीज़ कि आपको किस चैप्टर को कितने कितने दिन देने चाहिए। ठीक है, ये इसके लिए वीडियो अलग से आएगी। तो 3 महीने में क्या आपका 2 महीने में ही कंप्लीट हो जाएगा, सच बताऊं तो 1 महीना तो आपके पास रिवीजन के लिए बच जाएगा। और देखो एसएसटी में उससे क्या बोलते हैं, चैप्टर्स करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन। ठीक है, यहाँ पे लिखता नहीं हूँ, चैप्टर करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन। ठीक है, जब भी मैं एसएसटी पढ़ता था अपने बचपन में 10th क्लास में, तो मैं अगर 1 घंटा एसएसटी को देता था तो 2 घंटे रिवीजन को देता था। ठीक है, ये बड़ा जरूरी है, रिवीजन आपको करते रहना है, नहीं तो आगे की चीज़ें पढ़ते चले जाओगे, पिछले की भूल जाओगे। ठीक है, अब कई बच्चे कह रहे थे भैया डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, यही समय है डिस्ट्रैक्ट भी होने का, और इसका भी, बोर्ड्स का भी यही समय है। ठीक है, दोनों चीज़ें साथ में होती हैं क्लास 10th में, तो मैं तो कहूँगा भाई अवॉइड करो इन सब चीज़ों को, क्योंकि ये सब चीज़ें सबके साथ होती है, हमारे साथ भी हुई हैं। ठीक है, तो इन्हें अवॉइड करना आना चाहिए। खैर अलग सी वीडियो बना देंगे डिस्ट्रैक्शन के ऊपर, अभी ज़्यादा बातें नहीं बता पाएंगे वरना ये इस टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि आप एसएसटी में फुल मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं। 6 चीज़ें मैंने आपको बताई। ठीक है, आपको सब कहेंगे कि भाई एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, हो जाएगा, एनसीईआरटी पढ़ लो। एनसीईआरटी पढ़ने से, अगर आप एनसीईआरटी बार बार पढ़ते रहोगे तो चैप्टर हो तो जाएंगे बढ़िया से, लेकिन जो टाइम वेस्ट होगा वो गलत हो जाएगा। तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, लेकिन मैंने आपको बता दी कितनी पढ़नी है, कैसे कैसे पढ़नी है। ठीक है, नहीं तो कई बच्चे क्या करते हैं 10th की स्टार्टिंग में पूरी एनसीईआरटी पूरी अंडरलाइन करके 10 बार उसे ही पढ़ देंगे। ठीक है, चैप्टर स्टार्टिंग में तो स्ट्रांग हो जाएंगे, लेकिन लास्ट तक आते आते वो जोश ठंडा पड़ जाता है। ठीक है, तो इतनी बात बतानी थी, मैंने आपको बता दी। एंड करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना है, और अगर आप चैनल पे नए हो और अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे इस चैनल से कुछ फायदा मिलेगा तो सब्सक्राइब कर देना है चैनल को। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।